जंतर मंतर किस लिए आए आप लोग, क्या कारण है? देखिए, जंतर मंतर पर आए हैं कि देश का जो कमैया तबका है, जो शहरों में रह रहा है और आज वो रो रहा है, आज वो भूख से विलाप कर रहा है, आज वो रोजगार से विलाप कर रहा है, क्योंकि उनके पास में काम ही नहीं है। काम होगा तभी कुछ दाम मिलेगा, और दाम मिलेगा तो पेट में भी अनाज जाएगा, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ मिलता नहीं है। बात हो रही है देश में कि 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून आया। आज खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के तमाम लोगों को जो है राशन मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, वो भोजन उस रूप में नहीं मिल रहा है। दूसरी बात होती है काम की, कि काम का जो दाम है वो दाम किसने आंका है, वो दाम को फिक्स कौन करता है, काम की दर क्या होनी, काम के दाम की दर क्या होनी चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, सरकारें इसको फिक्स करती हैं। इसको फिक्स करने के लिए सरकारें आगे आती है। तो सरकार ने कभी सोचा है कि जो दाम दिया जा रहा है वो गुलामी का दाम है क्या? भारत के अंदर इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जिनकी मोटी मोटी संख्या देखें, असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ है। क्या भारत जो है 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का देश है? तो क्या ये कहा जा सकता है कि गुलामों का देश है? हाँ, क्योंकि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। अभी हम तो मजदूरी से भी पहले आते, काम मिलेगा तब मजदूरी मिलेगी। काम कहाँ मिल रहा है? शहर के लोगों को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, चाहे कोई भी अन्य अलग प्रकार के काम को करने वाला दिहाड़ी मजदूर है, उसको काम कितना मिल रहा है? महीने में अगर 10 दिन 12 दिन काम मिलता है तो बाकी के दिनों में वो काम कहाँ से लेके आएगा? और काम नहीं है तो फिर उनका परिवार कैसे चलेगा? ऐसे में भूखे मरने की कंडीशन और परिवार न चलने की कंडीशन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार से दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते रहेंगे? 2021 का रिपोर्ट एनसीए बिहार का डेटा कहता है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 42,000 मजदूर जो है दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर ले। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। आखिर जन संगठनों ने तय किया कि मजदूर इस प्रकार की आत्महत्याएं न करें, मजदूरों को जो है लिविंग वेज मिले, मजदूरों को काम मिले। इन सब संघर्ष के तले ही आज हम मजदूरों के लिए कई सारे कानूनों को लेकर आए हैं। पर आज उन कानूनों का क्या हालात है? ग्रामीण क्षेत्र में जो नरेगा चल रहा है, वो नरेगा की सरकार बजट को भी कम करती हुई जा रही है। बजट जितना कम होता जा रहा है, नरेगा उतना पतला होता जा रहा है। हो सकता है कि इस प्रकार के प्रयास हो सरकार का कि वो नरेगा को ख़त्म करे, परंतु मजदूर संगठनों ने बहुत ताकत और बहुत लंबे संघर्ष के बाद नरेगा का कानून लाया है। ऐसे ये मजदूर और ये संगठन, ये यूनियन नरेगा के कानून को ख़त्म होने नहीं देंगे। अभी हम मांग कर रहे हैं कि शहर के मजदूरों के लिए शहरी नरेगा शुरू करें, और इसी के साथ शहर के मजदूरों को ईएसआई की सुविधा मिले, क्योंकि मजदूर के पास में दिहाड़ी करने के बाद जब मजदूरी मिलती है, 10 दिन 12 दिन की मजदूरी, उससे उसका घर खर्च भी बड़ा मुश्किल से चलता है। शिक्षा का खर्च नहीं निकल पाता है, स्वास्थ्य का खर्च कहाँ से निकालेगा? एक दिन अगर वो बीमार होता है तो पूरे साल की मजदूरी चली जाती है। ऐसे में ईएसआई जो है वो बहुत बड़ी जो है सुविधा मजदूर के लिए हो सकती है, जिसके द्वारा एक मजदूर को उसके जो स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो सुरक्षित रखा जा सकता है। जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ईएसआई एक बहुत बड़ी सुविधा है, मानी जा रही है, आकी जा रही है, सिद्ध हो रही है, उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी इसको लागू कर दे। आज यही मांग लेके हम सब लोग इधर आए हैं। सर, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जैसे प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो ESI PF वगैरह तो देती नहीं है। ये नहीं दे रही है ना, तो यही तो हम कह रहे हैं क्या है कि सुनो, देखिए, हाँ, सरकार कारण है या किसका? नहीं, उसका कारण दो है। एक तो ये कि जिन मजदूरों को ESI की सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको तो सरकार सुविधा लागू करे, उनके लिए ESI लागू करें। पर जिनके लिए सरकार ने लागू करके रखा है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिल रहा है, जिन मजदूरों को ESI की सुविधाएं लागू है पर उनको मिल नहीं रही है, जो कंपनी इस प्रकार से मजदूरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी वाले तो जब सैलरी देते हैं प्राइवेट कंपनी वाले, तो उसमें तो ESI और वगैरह सब लोग काटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि लोगों से मिल पाए, तो उसमें कौन जिम्मेदार है? सारे लोग कंपनी में काम नहीं करते हैं, सारे लोग जो है फैक्ट्री में नहीं जा रहे। सब मजदूरों का काम का स्वरूप अलग अलग है। मजदूरों के काम को सरकार को पहले पहचान करने की ज़रूरत है। बूट पॉलिश करता है वो कौन सी कंपनी में करता है? वो तो कहीं चौकटी लगा के ऐसे ही अपना फुटपाथ के किनारे बैठ के जहाँ मर्जी पड़ती है वहाँ जाके वो बैठेगा, क्योंकि जहाँ उसका रोजगार होगा वहीं ना बैठेगा, जंगल में तो बैठ नहीं सकता। तो उसके लिए का फुटपाथ विक्रेता, जिसके लिए ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना हुआ है,
वो मजदूर के लिए ईएसआई कहाँ है? डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगार, वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री कंपनी उसको कहाँ से देगा? तो ये जितने भी वर्कर हैं जिनको सरकार अभी उनकी दृष्टि में इनविजिबल है, सरकार उनके पहचान नहीं किया है, ऐसे मजदूरों को ईएसआई देने के लिए इधर मांग की जा रही है। परंतु जो फैक्ट्री या कंपनियां जिनकी जिम्मेदारी है ईएसआई देने का, और अगर नहीं देती है तो उसके लिए तो कानून बने हुए हैं, वो तमाम कानून का इस्तेमाल करके कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। पर ये कौन कार्रवाई करेगा? तो सरकार की कमी है ना। राज्य की सरकार तय करे कि उनके राज्य में मजदूर को बढ़िया सम्मानजनक एक न्यूनतम मजदूरी, जिसको लिविंग वेज हम कहते हैं, मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के रूप में उसको पीएफ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, ईएसआई का सुविधा मिलना चाहिए। सरकार के पास जितने भी इंडस्ट्री एरिया हैं, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी इसके अलावा वो मजदूरों को एसआईपीएफ नहीं देते हैं। नहीं, तो इसके लिए तो फिर आप देखिए ना, लेबर डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे श्रम के संबंध में लेबर डिपार्टमेंट कितना जाके निरीक्षण कर रहे हैं, कितनी रिपोर्टें बना रहे हैं। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। सरकार तो श्रम अधिकारियों के पावर को ही ख़त्म कर रही है। अब वो अगर पावर ही ख़त्म हो जाएगा तो वो किसका निरीक्षण करेंगे? तो इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सरकार सबसे पहले अपने श्रम अधिकारियों, आला अधिकारियों को निर्देश करें और उन तमाम अलग अलग कंपनियों का और फैक्ट्रियों का जो है निरीक्षण करवाएं, उसकी रिपोर्ट तैयार कराएं, अभियान चलाएं। सरकार तो अभी ये सब कुछ करती नहीं है। अब जब ये नहीं करती है तो हम मजदूरों की दृष्टि से ऐसी सरकार का सरकार होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठेकेदारी प्रथा है। हाँ, तो इसे वो तो प्राइवेट करने पे तो सरकार तुल ही रही है ना कि सबका जो है निजीकरण हो जाएगा, और जब सबका निजीकरण हो जाएगा तो ये सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा, तो उनकी मर्जी होगी तो तब वो काम करेंगे। जब वही कहते हैं, प्रजातंत्र के हाल को जगत लिख दिया रोए, जिसके हाथ में लाठी होए भेस उसी की हो। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहेंगे सर, जैसे सरकार अभी वादे करती है कि हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया है और कई सारी ऐसी स्कीम लाई जिससे कि हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, और आप मजदूरों की बातों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, उस पर क्या करें? देखिए, सरकार कह रही है कि हम लोग है ना इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी योजना तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, वो ही घसीट के यहाँ सड़क पे दम तोड़ रही है। तो दूसरी योजनाओं का तो हम क्या ही बोले। क्या योजना बना रहे? ये योजना, एक मजदूर को मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है, वो न्याय के लिए भटक रहा है। ये योजना है कि एक मजदूर को ईएसआई की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से मजदूर सड़क पर दम तोड़ रहा है। ये योजना बना रहे हैं कि एक डोमेस्टिक वर्कर अपने वेज के लिए संघर्ष कर रही है। आशा सहयोगिनियाँ, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद गा रही है। क्यों गा रही है? उनको मज़ा नहीं आ रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। सारी योजनाएं कहाँ हवा में लपेटे ले रही है। सरकार की कौन सी योजना, एक योजना बता दे। आयुष्मान भारत बनाते बनाते, न जाने डिजिटल भारत बनाते बनाते वो कहीं घूम के चले गए। कौन से आयुष्मान कार्ड का मजदूरों को लाभ मिला, जरा बताइए। कोई ये कार्ड चलता है क्या? एटीएम चलते हैं, उसमें भी एटीएम का चार्ज काटा जाता है। लोगों के खाते में जो पैसा है वही निकल। अभी नया एक सरकार टंटा लेके आ रही है कि एक नया क्या ऐसा हो जाएगा कि नोट और सिक्के ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे गरीब के हाथ में, गरीब के कटोरे में जो 5 रुपये 10 रुपये और सिक्के चमकते थे, वही तुम लूट के ले लो। अमीरों को तो तुम दे रहे हो पर गरीब से लूट रहे हो। क्यों? वो देखा ना, रोड के किनारे अगर कोई बैठा है, वो देख नहीं पा रहा है, डिसेबिलिटी है, तो आप चलते राहगीर उसको और कहीं देना तो कहीं उल्टा ठहर गया, उसके कटोरे में से ही सिक्का उठा लो। वही काम हमारे देश की सरकार कर रही है।